तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी इनकम बॉस की या बिजनेसमैन की होती है, उनका जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा। ठीक है। सो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो पहला कदम होगा इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज expenses debited but not allowable. Same for example, the donation expense is debited to profit and loss account, but such donation expenses is not allowable under the income tax act. So you have to added back such expenses into the profit, so your profit will increase. Understand? If your profit is 1 lakh rupees and you have given the donation of rupees 25,000, then what will be the answer? 1 lakh is a profit, add expenses debited but not allowable 25,000, so answer will be 1,25,000. Next one is the expenditure allowable as a deduction but not debited. So if depreciation expenses is not debited to हेलो, profit and loss account. एक्सक्यूज सर। हाँ सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये डेबिट बट डिसअलाउ जो है उसमें डोनेशन है सर। मानो कि डोनेशन में कोई जगह पे क्या है कि हमको वो इनकम टैक्स में डिबेट मिलता है, तो उसका इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? रिबेट मिलता है मतलब डोनेशन का? यानी कि जैसे कि कोई जगह पे ऐसी रिसिप्ट मिलती है कि आप इसको इनकम टैक्स में बाहर ले सकते हो, जैसे इनकम कोई टैक्स में बाहर डोनेशन ले करते हैं सकते हो, कुछ। राइट? इट इज कम अंडर द सेक्शन 80C अंडर द एटीसी। डिडक्शन हाँ। चैप्टर, राइट? लेकिन प्रॉफिट एंड हम्म। गेन आप जब भी कैलकुलेट करोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, तो वह प्रॉफिट और गेन के लिए आपको डोनेशन की इनकम ऐड ही करनी पड़ेगी प्रॉफिट में। ठीक है। अच्छा, यानी कि इतनी कर सकते हैं, लिमिट होगी उसमें सर? नहीं, इट इज कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 80G प्रोविजन। अगर मान लो कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख का डोनेशन डेबिट हुआ है, तो वो पूरा के पूरा 5 लाख ऐड ही हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट? ओके। ओके। नेक्स्ट वन इज द expenditure allowable as a deduction but not debited. So depreciation is allowable expense under section 32 of the Income Tax Act. However, if such depreciation is not debited to profit and loss account, then such depreciation will be calculated and it will be reduced from the net profit as per P&L account for the purpose of calculating the income. Right? Kunal, are you there? Yes, sir. Next one is the income credited in profit and loss account but not taxable. So ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी इनकम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की है जो कि अंडर द हेड अदर इनकम पे आती है या फिर एग्जम्प्ट इनकम होती है। सेम फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम। सो इंटरेस्ट इनकम विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंट इनकम विल कम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Then such income will be less from profit or loss because we are right now calculating only the business income, right? Understand, Pragnesh? I यस think सर, you यस have सर। doubt. नो 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 सर। Okay, if interest income, rent income or a salary income is credited to your profit and loss account, then such income will be clubbed under the some another head, salary head, house property or other sources, whatever. However, it is not our business income, so it will be less from your profit, right? Next one is the deemed income, not in profit and loss account but taxable. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनकम जो कि बिजनेस के हेड में टैक्सेबल आती है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. So these are the main add less for the purpose of calculating the income from business or profession, right? Business and profession disallowance of certain item.
So what is the meaning of disallowance? So disallowance का मतलब वो होता है कि जो एक्सपेंसेस का हमें डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलता है उसे डिसअलाउंस माना जाता है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा क्लेम तो कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट इनकम टैक्स की प्रोविजन की वजह से उसको हमें इनकम टैक्स में बाद नहीं मिलेगा, तो उससे क्या माना जाएगा? डिसअलाउंस। So meaning of disallowance. Disallowance means those expenses which would not be deducted from the income. If they are deducted, then we have to add it back. So this is why we are adding, because they are already deducted, but it is not allowable under the income tax act, right? So in the income tax there are certain disallowance. So we are now discussing one by one some important provision for the purpose of such disallowance. So first provision is section 40 clause A subclause IA, non-deduction or a non-payment of TDS on a certain payment to the resident by due date of TDS payment or before filing the return. तो काफी सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिस पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। एनीबॉडी हैज आइडिया रिगार्डिंग टीडीएस? प्रज्ञेश और कृणाल? टीडीएस यानी कि कोई सर्विस किसी ने दी है तो जो गवर्नमेंट का टीडीएस है उसको डिडक्ट करके वो उसको सर्टिफिकेट दे देता है। नहीं, टीडीएस यानी कि अगर आप कमीशन अर्न कर रहे हो तो जो बंदा कमीशन आपको पे करेगा, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर फर्म है या फिर ऑडिटेबल एसएससी है अंडर द हेड इनकम टैक्स, तो वो आपका टीडीएस कट करेगा। अगर आप प्रोफेशनल फीस अर्न कर रहे हो तो भी आपका टीडीएस कट होगा, ठीक है? तो आप ऐसा खर्चा कोई क्लेम कर रहे हो जिसपे टीडीएस की प्रोविजन लागू होती है, लेकिन आप उसको साइड बाय कर रहे हो, टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो। सो नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस और नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस, अगर आपने उस खर्चे पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है या फिर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो जो भी खर्चा होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जितना खर्चा डेबिट किया होगा उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। कितना? ओनली 30% ही डिसअलाउ होगा। सेम फॉर एग्जांपल, आई हैव डेबिटेड 1 लाख रुपीस कमीशन in my profit and loss account. On commission there is a 5% TDS provision, so I have to deduct 5,000 TDS, right? I have to deduct 5,000 TDS and pay to the government. If I haven't deducted 5,000 or after deducting 5,000 but not depositing such 5,000 to the government, then out of such 1 lakh rupees commission 30,000 will be disallowed. So हमारे ये इसमें क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल एड कमीशन डिसअलाउएबल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, ओनली 30,000, राइट? समझ आ रहा है? ओके सर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन डिडक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन अ सर्टेन पेमेंट आउटसाइड इंडिया। पहला क्या था? सिर्फ इंडिया में है या फिर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो 30% डिसअलाउंस होगा। अगर नॉन रेसिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया में पेमेंट करते हैं तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है? सेम फॉर एग्जांपल, आई हैव मेड पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपीस एज अ कंसल्टेंसी फी टू सम ऑफ द कंपनी इन चाइना। सो on such 5 lakh rupees I have to deduct TDS at the rate of 10%. On a professional fee there is a provision under income tax act to deduct TDS at the rate of 10%. So if I haven't deducted such TDS or after deducting such TDS I haven't paid to the government, then on such expenditure 100% will be disallowable. So पूरे के पूरा 5 लाख रुपीस जो मैंने चाइना की कंपनी को पे किया है वो पूरे के पूरा 5 लाख रुपीस का खर्चा मुझे बात नहीं मिलेगा और वो पूरा खर्चा मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अगर 100 रुपीस का प्रॉफिट है और मैं यहाँ पे 20 रुपए बढ़ाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120। मुझे हायर इनकम पे हायर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है?
डिसअलाउ का मतलब ये हो जाता है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपका इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज ये प्रोविजन में किसी को डाउट है, क्योंकि इसके बाद अलग प्रोविजन है। मेरे को सर टीडीएस का फिर से एक बार समझाइए। हाँ, TDS is I think separately included in our module, but right now I am okay, I will give you some example. Let me share you white bulb before you. Okay, A Limited paid rupees 5 lakh commission to B Limited, ठीक है, both are in India. अब A लिमिटेड ने पे किया है तो उसके P&L अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये खर्चा है उसका, ठीक है, यहां तक Okay. समझ में आया? हाँ सर। कुणाल, आर यू देयर? यस सर। ए लिमिटेड के P&L में 5 लाख डेबिट होगा। अब ये 5 लाख पे कमीशन पे प्रोविजन है कि 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 15,000 से ज्यादा आप कमीशन दे रहे हो पर ईयर में, तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 लाख पे कितना टीडीएस होगा? 25,000, राइट। अगर मैंने ये 25,000, जनरली क्या होता है, ये 5 लाख में से 25,000 आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, so I have to pay to B Limited only 4,75,000, right? Okay. 4,75,000 will be paid to the B Limited and 25,000 will be paid to the government. So my total expense is 5 lakh, but I haven't paid such 25,000 to government, or I haven't deducted such TDS. So on this 5 lakh rupees, 30% will be disallowed. So in my P&L, 5 lakh will be debited. However, 30%, how much? 1,50,000, right? So this 1,50,000 will be disallowed under the Income Tax Act because I have violated Section 40 AIA. ठीक है? Okay. अब क्लियर है प्रज्ञेश? यस सर, यस सर। अब एक और एग्जांपल समझ ले। अगर ये बी लिमिटेड इंडिया में नहीं है, सेम फॉर एग्जांपल इट इज इन यूके and I have paid 5 lakh commission, then how much it will be disallowed? 30%। 100%. If हाँ, it is पूरा आएगा सर। यूके है ना, यूके तो पूरा इंडिया और नॉन रेसिडेंट, तो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, 100% आएगा। यस कुणाल, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, सो लेट अस बैक। तो अब नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। ये प्रोविजन कैश आउटफ्लो को कम करने के लिए लाई गई थी। पहले इस प्रोविजन में था 20,000 की लिमिट, उसके बाद गवर्नमेंट में उसे रिड्यूस करके 10,000 की कर दी। अगर आप कोई भी पेमेंट किसी भी पर्सन को करते हो और वह पेमेंट कैश में है और वह 10,000 से ज्यादा है, तो वो पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर एग्जांपल, आई हैव परचेज सम गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹25,000 इन अ कैश टुडे, देन सच 25,000 का पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सेक्शन 40 सबसेक्शन सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ अ पेमेंट made to a person in a day exceeding ₹10,000। एक दिन में आप ऐसा कोई भी खर्चा करते हो कि जिसके लिए आपने 10,000 और या उससे ज्यादा का पेमेंट कैश में किया है, तो वह पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्या लिखा है? नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। नेक्स्ट, इसका पूरा का पूरा एग्जांपल भी है पीछे,
वो हम देख लेंगे, तो आपका वो पूरे के पूरी प्रोविजन क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज द सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 इन केस ऑफ पेमेंट टू द ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस। अब ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में क्या होता है कि वो लोग ट्रक लेके सेम फॉर एग्जांपल गुजरात से बिहार या झारखंड या वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो उनकी सफर एक दिन की नहीं होती, 10 दिन की या 15 दिन की होती है, तो उनके लिए कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उनके लिए लिमिट दी गई है 35,000। अगर ट्रांसपोर्टर 35,000 का पेमेंट करते हैं ट्रांसपोर्टर को, तो वो 35,000 तक का कैश पेमेंट अलाउ है। बाकी सब में सिर्फ 10,000 का कैश पेमेंट ही अलाउ है। अगर 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किया तो वो पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। Now we will understand with the help of example. Below is the profit and loss account of XYZ and company for 2019-20. XYZ and company. So we will start from the credit side. This is sales 1 crore 50 lakh. Purchase is 1 crore 35 lakh. Gross profit is 15 lakh. Next one is the saving interest 10,000. Rental income 1,20,000. Profit on sale of a property 40,000. डेबिट साइड में सैलरी एक्सपेंस 1,44,000. लीगल एंड प्रोफेशनल फीस 40,000. ब्रोकरेज 10,000 and a net profit is 14,76,000. So how we will calculate, what is the starting point for the purpose of calculating the business income? Kunal, what is the Net starting profit. point? Sale to purchase, gross profit. Net profit is the starting point, right? Yes sir. So we will start with the net profit. So net profit as per profit and loss account is the starting point. Now we will see some of the notes from the above salary. जो कि ये सैलरी दी गई है P&L में 1,44,000 की, उसमें से सैलरी फॉर 1 month to 1 person is 12,000 is paid through cash. तो इसको अलाउ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? 12,000 कैश में पे किया है। कैश नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ पे दिया गया है ऐसा नहीं मिलेगा? क्योंकि कैश में जो है वो एक ही दिन में दिया है तो नहीं मिलेगा ना सर। हाँ, 10,000 से ज्यादा आप कोई भी पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, राइट? डिसअलाउ हो जाएगा। तो कैश पेमेंट विल बी डिसअलाउ। तो यहाँ पे दिया गया है सैलरी पेड इन अ कैश above 10,000 in a day to a single person. So this 12,000 will be fully disallowed. Next one is the professional fees paid to one person only and no amount of TDS is deducted or paid till the time of filing the return. So यहाँ पे कितना डिसअलाउ होगा कुणाल? Yes sir. कितना डिसअलाउ होगा यहाँ पे? Professional fees paid to one person and no हमने यहाँ पे पढ़ा था सेक्शन 40A नॉन डिडक्शन or a non-payment of TDS, then 30% of expenditure will be disallowed. If it is for outside India or a non-resident, then 100% will be disallowed. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? Professional fees paid to a one person and no amount of TDS is deducted. So we are right now assuming that it is paid in India only. तो कितना डिसअलाउ होगा कुणाल? 30%. Okay, right, good. 30% of professional fee disallowed due to default. तो कितनी फीस पे की है हमने? लीगल एंड प्रोफेशनल फी 40,000 है, तो 40,000 का 30% कितना होगा? 12,000. तो ये दोनों के दोनों एक्सपेंस हमारी इनकम में ऐड हो गए, राइट? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरी कोई भी इनकम क्रेडिट हुई हो जो कि बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, तो वो इनकम लेस हो जाएगी। तो ये सेविंग इंटरेस्ट बिजनेस के रिलेटेड है? नहीं है।
ये कहाँ पे आएगी कुणाल? आप तो लास्ट लेक्चर में थे ना। यस सर। सेविंग इंटरेस्ट कहाँ सर पे क्या, आएगा? हेलो, हाँ बोलो। क्या क्वेश्चन क्या है सर? सेविंग बैंक इंटरेस्ट कौन से हेड में आएगा? सर इनडायरेक्ट इनकम। हाँ कौन से हेड में आएगा? पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन या सैलरी इनकम? इनकम अदर फ्रॉम इनकम में अदर आएगा सर, सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर अदर इनकम में सोर्सेज, आएगा। राइट। कहाँ पे हाँ, आएगा? अदर अदर। इनकम सोर्सेस में फ्रॉम आएगा। अदर सोर्सेस। नेक्स्ट वन इज दी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कहाँ पे आएगा? हाउस प्रॉपर्टी। यस। हाउस, नेक्स्ट वन इज दी प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी बेची है तो वो कहाँ पे आएगा? कैपिटल में। कैपिटल गेन, राइट। कैपिटल तो गेन। ये तीनों के तीनों इनकम बिजनेस की इनकम नहीं गए, लेकिन मेरे प्रॉफिट में ऐड है, राइट। तो ये तीनों के तीनों इनकम को मुझे इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सेविंग बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर द डिफरेंस हेड 10,000 यहाँ पे लेस किया गया है, ठीक है। फिर रेंटल इनकम को भी लेस किया गया है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी को भी लेस किया गया है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। सैलरी का जो भी खर्चा है वो कौन सा है? बिजनेस का खर्चा है। लीगल एंड प्रोफेशनल फी भी बिजनेस का खर्चा है। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देन उसका कैपिटल गेन। खर्चा भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये कैपिटल गेन के रिलेटेड खर्चा है। तो वो खर्चा कहाँ पे ऐड हो जाएगा? अपने प्रॉफिट में। अंडरस्टैंड? प्रॉफिट में। ओके। So brokerage paid on a sale of a property will go in a capital gain head, and the income is also going in that head. So understand, this 14,76,000 profit will be increased by 34,000 due to this three adjustment, and it will be reduced by 1,70,000 due to this three adjustment, right? And whatever the answer will be your income under the head profit or gain from business or profession. Understand? ओके सर। यस सर। अब कोई डाउट है? नो। ओके, एग्जाम्पल No. से ज्यादा समझ में आता है, वो पूरी प्रोविजन रीड करे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। आता है सही बात। यस सर। नेक्स्ट वन इज दी प्रिजम्पटिव इनकम, सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 44 एडी ए। तो हमारे देश में जो एसएमई बिजनेस या प्रोफेशन है, सेम फॉर एग्जांपल जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स, कि आप अपने प्रॉफिट की कुछ परसेंट इनकम दिखा दो और उस पर इनकम टैक्स भर दो। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रूटिनी भी नहीं आएगी और आपको ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। ये कहाँ पे दिया गया है? Section 44 AD and Section 44 ADA. So what is presumptive income under the Income Tax Act? Under the presumptive taxation scheme, certain small taxpayer get benefit by showing profit above certain limit. The benefit include exemption from maintaining books of account, right? We have already said. Filing simple ITR form. They have to file only ITR number 4. In ITR number 4, they have to mention only some कुछ गिनी चुनी फिगर ही उनको फिलअप करनी है। सेम फॉर एग्जांपल सिर्फ टर्नओवर फिलअप करना है, कैश बैलेंस फिलअप करना है, डेटर्स, क्रेडिटर एंड स्टॉक, इन 5 आइटम को फिल कर दिया तो भी आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। So what are these two section 44 AD and section 44 ADA? Section 44 AD is relating for business and section 44 ADA is relating to profession. प्रोफेशन और बिजनेस में क्या अंतर है, पता है? नहीं सर, बताइए आप, बिजनेस प्रोफेशन में क्या फर्क है? कुणाल तुम्हें पता है? यस सर। प्रोफेशन मीन्स सर कोई एक सब्जेक्ट पर जिसने ज्यादा पढ़ाई की है, जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, सीए
जो सीएस होते हैं वो एक प्रोफेशन है। मतलब जिसके पास कोई स्पेसिफाइड स्किल है, और Yes, sir. 99% प्रोफेशन क्या होता है, बैक्ड बाय लॉ ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि डॉक्टर, सीए, सीएस, सीएमए, इंजीनियर एट एक्स्ट्रा, लॉयर, उसे प्रोफेशन माना जाता है। जो काम लॉयर या डॉक्टर कर सकता है वो नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसे प्रोफेशन कहलाते हैं। और बिजनेस तो कोई भी बंदा कर सकता है। अंडरस्टैंड प्रज्ञेश? यस। प्रोफेशन में एक स्पेसिफाइड स्किल होती है, तो ही आप प्रोफेशन कर पाओगे, ठीक है। डॉक्टर का एग्जांपल याद रखना, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, डॉक्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप भी प्रोफेशनल ही तो। हेलो कुणाल। आप भी तो प्रोफेशनल ही हो। यस, आई एम अ प्रोफेशनल बिकॉज आई एम चार्टर्ड Yes. अकाउंटेंट। अब सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडीए एंड सेक्शन 44 एबी, ये तीनों सेक्शन कंबाइन है। इस तीनों सेक्शन को आप एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 44 एडीए से हम स्टार्ट करते हैं। एडीए इज रिलेटिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल, ठीक है। जो सीए या डॉक्टर है और उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो वह ये स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में क्या है कि अगर मेरा टर्नओवर मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो मुझे 50% इनकम दिखा देनी है। और 50% कितना होता है 1 करोड़ का? 50 लाख रुपए। तो 50 लाख मुझे 50 इनकम लाख। दिखा देनी है, और 50 लाख में मुझे टैक्स पे कर देना है, ठीक है। अगर मैं 44 एडीए में जाता हूँ तो मुझे 50% इनकम दिखा देनी है, लेकिन 1 करोड़ का टर्नओवर वहां पे नहीं चलेगा। मैंने आपको एग्जांपल 1 करोड़ का दिया था, लेकिन प्रोविजन में क्या है, लेस देन 50 लाख टर्नओवर होना चाहिए, तो ही आप स्कीम एडॉप्ट कर पाओगे, राइट। अगर मेरा टर्नओवर 25 लाख से, तो 25 लाख के 50% कितने होते हैं? 12,50,000। तो 12,50,000 पे मुझे इनकम टैक्स पे कर देना है, और मैं 44 एडीए में आईटीआर नंबर 4 फिलअप कर पाऊंगा, और मुझे अकाउंट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट प्रज्ञेश? आई थिंक यू आर यस सर। नॉट क्लियर। मैंने से क्लियर सर, क्लियर। ओके, मैंने ऑडिबल ऑडिबल एग्जांपल सर। गलत दिया था। मैंने शुरुआत में बोला था 1 करोड़, लेकिन आप दोनों में से कोई भी नहीं बोले। नहीं सर, आपने क्लियर किया ना बाद में। अरे हाँ, पर मैंने शुरुआत में तो बोला था 1 करोड़, आप लोगों ने बोला ही नहीं कि लेस देन 50 लाख लिखा है। नहीं सर, आप बाद में बोलने वाले थे इसलिए हमने नहीं पूछा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखो, ध्यान रखो। लॉ लॉ को कैसे रीड करना है कि पूरा का पूरा सेंटेंस को पकड़ लेना है, ठीक है। अच्छा। अगर लेस देन 50 लाख का टर्नओवर है और आप 50% इनकम दिखा देते हो और आप प्रोफेशनल है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा सकते हो, ठीक है। अगर 50% से कम इनकम दिखाया तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट कहाँ पे आएगा? सेक्शन नंबर 44 एबी में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं जाते हो तो यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी सेक्शन 44 एडी, प्रिजम्पटिव फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। सो यहाँ पे प्रोविजन क्या है? अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है और आपको 8% इनकम दिखानी है, ठीक है। मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख है, तो अगर मैं 1 करोड़ 50 लाख के 8% इनकम दिखा देता हूँ, इनकम मतलब प्रॉफिट, जो कि हमारे टैक्सेबल बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर मैं टर्नओवर का 8% बिजनेस इनकम दिखा देता हूँ, तो मैं 44 एडी अडॉप्ट कर सकता हूँ, मुझे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 8% से कम दिखाया तो वापस 44 एबी में आना पड़ेगा और ऑडिट करवाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सर ये स्लाइड में Yes, आपने sir. ये लिखा है। हेलो हाँ बोलो। सर, आपने ये जो लिखा है ना हेड में कि प्रॉफिट के नीचे ऑडिट है, तो ऑडिट में आपने तीनों के अंदर यस किया है, तो जो 44 ADA है उसमें अगर हम 12.5 लाख का प्रॉफिट बताते हैं तो सर उसमें हमको वो जरूरत नहीं पड़ेगी ना।
अगर आप 50% से कम दिखाते हो तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। 25 लाख का टर्नओवर है और यानी मैंने कि 10, बोलो बोलो बोलो, आपने तो यहाँ पे लिखा है ना सर कि लेस देन 50 lakhs, ठीक है, लेस देन तो हम 50% 50 ऑफ lakhs, टर्नओवर, हाँ, ओके, तो और ऑडिट नीचे करवाना लिखा पड़ेगा। है, हाँ, ओके, तो मान करवाना लो पड़ेगा। 25 लाख का मेरा टर्नओवर है और हाँ, मैं 10 लाख का ही प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो ओके, कितना हो गया? 50% नहीं हो रहा है, सिर्फ 40% हो रहा है, तो मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अगर 25 ओके, लाख के सामने में 12,50,000 या उससे ज्यादा कुछ भी दिखा सकता हूँ अच्छा, तो ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अंडरस्टैंड? कम दिखाओ तो करना पड़ेगा। कम दिखाओ तो करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट आपको पूछेगी कि भाई प्रॉफिट कम क्यों आया, आप टैक्स चोरी कर रहे हो या नहीं, उसके लिए ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, Section 44 AD runs on the similar line, but it is for business, not profession. So जनरली प्रोफेशन में 50% लिमिट क्यों दी गई है और बिजनेस में 8% लिमिट क्यों दी गई है? आंसर, यहाँ पे 8% क्यों दिया है और यहाँ पे 50%, इतना सारा वेरिएशन क्यों है? सर वो बिजनेस है इसीलिए, और उसमें प्रोफेशन है। पर रीजन, Kunal, can you answer why in a 44 AD only 8% and 44 ADA सर 50%? दोनों में देखिए आप, टर्नओवर लिमिट दी है 2 करोड़ और उसमें लिखा है 8% ऑफ टर्नओवर। ओके, ठीक और है सर, तो इसको इस हिसाब से देखने जाए, अगर मेरा प्रॉफिट होगा 1,90,00,000 जैसे कि, पर एक टर्नओवर लिमिट से तो वो हट जाएगा। ठीक है, नहीं, ऐसा पर नहीं है। अगर वो बिजनेस में जनरली आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर द गुड्स यू आर परचेजिंग, आई एम परचेजिंग गुड्स फॉर 100 रुपीज एंड सेलिंग फॉर 110। ठीक है, तो सिर्फ ओनली 10 रुपए का ही मेरा मार्जिन बचता है और उसके में सारे प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे भी डिडक्ट हो गए, तो मेरा प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 2 या 3 रुपए। तो इसकी वजह से बिजनेस में ओनली 8% दिया गया है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के 5 लाख हो गए, तो 5 लाख में 3 या 4 लाख प्रॉफिट होता है, इतना सारा खर्चा नहीं होता है प्रोफेशन में। ठीक है, तो 50% तो इनकम होती है, ऐसा गवर्नमेंट मान रही है। अंडरस्टैंड? तो इसकी वजह से यानी कि ये दोनों में डिफरेंस है। क्या? बिजनेस में यानी, अब बिजनेस में यानी परचेस करना पड़ता है, और प्रोफेशन या में परचेस नहीं करना पड़ता इतना। इसमें उसमें जो परचेज होता है वो कम अमाउंट का होता है। सेम फॉर एग्जांपल, हाँ, डॉक्टर परचेज करेगा तो क्या करेगा? दवाइयाँ परचेज वो वन करेगा। टाइम इंस्टॉल, वन हाँ, टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और रेगुलर परचेज में सिर्फ दवाइयाँ होगी। दवाइयाँ होगी। ये परचेज करेगा तो क्या करेगा? लैपटॉप, प्रिंटर, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर तो उसके बाद तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का ही खर्चा होता है सीए के ऑफिस में, और लाइट बिल हाँ, का। ठीक बिजनेस है, में तो कोई भी मटेरियल कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट के मार्जिन में डिफरेंस है, यहाँ पे 8% है और वहां पे 50% है। कुणाल, अंडरस्टैंड? ओके, कुणाल, यस सर। okay, now we will discuss section 44 AB. This is related to audits of books of accounts. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर गवर्नमेंट ने ड्यू डेट डिसाइड की है, हर साल ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर ऑडिट की, लेकिन इस साल बढ़ा के 31 दिसंबर की, जो कि कल और बढ़ा के 15 जनवरी कर दी। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू डेट तक ऑडिट नहीं करवाए तो पेनल्टी कितनी है? 1,50,000 और 0.5% ऑफ टर्नओवर, व्हिच एवर इज लोअर। तो ऑडिट में कौन सा बंदा आएगा? जनरली 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाला बंदा ही आएगा। ठीक है, मान लो मेरा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, उसके 0.5% और 1,50,000, whichever is lower will be the penalty if I get to file the books of account audited by the due date. Understand? So this section is very much important for the purpose of business or profession who are going to get their books of account audited. So उसे हर हालत में by due date इनकम टैक्स पोर्टल पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना ही पड़ेगा। So this section is applicable to business as well as the profession for both.
turnover limit is here 1 crore for the business and 50 lakh for the profession. अगर आपका टर्नओवर, आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो और आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यू है, कोई मुझे बताएगा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे? प्रज्ञेश, यहाँ पे हाँ 1 सर। करोड़ दिया गया है, 1 करोड़ से ऊपर को ऑडिट कराना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। और 50 lakhs 44 एडी में बोला है कि 2 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, 8% दिखा दो। तो सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें ना? तो इसमें दोनों बिजनेस और प्रोफेशन दोनों है। मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, चलो मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, मान लो मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख है, ठीक है। 1 करोड़ से तो ज्यादा हो गया। 44 ए भी ये बोलता है कि मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, ओके। ठीक है। मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। 44 एडी ये बोलता है कि 8% दिखा दो, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ये लेस देन 8% ऑफ टर्नओवर है तो ही ऑडिट कराना है। मैं 10% दिखा देता हूँ तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर? तो कौन सी प्रिवेल करेगी? हाँ सर, 44 एडी। 44 एडी, राइट। कुणाल, आर यू देयर? $44 AD will prevail up to 2 crore. You can show the profit up to 8% of a turnover and you are free from getting your books of account audited, right? Yes sir. So बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। हालांकि आप 44 एडी में जाते हो तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन है और 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ भी है और मैं 70% प्रॉफिट दिखा दूं, ठीक है। प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है और मैं 70 लाख प्रॉफिट दिखा देता हूँ, 70 लाख, तो भी मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा क्योंकि करवाना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा टर्नओवर 44 एडी की लिमिट से इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पे एक चीज और है, जो 8% है ना, अब इसमें अमेंडमेंट आ गया है कि अगर आपका टर्नओवर मान लो 1.5 करोड़ रुपए है और 75 लाख का आपका टर्नओवर है कैश से, मतलब कैश रिसिप्ट हुई है 75 लाख की, और 75 लाख की बैंक से रिसिप्ट हुई है। सो अमेंडमेंट में ऐसा आया है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आता है पैसा, उस पे ओनली 6% लेना है इनकम, राइट। जो पैसा बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आएगा उसमें ओनली 6% इनकम लेना है। और जो नॉन बैंकिंग या नॉन डिजिटल चैनल से आता है, नॉन डिजिटल का मतलब क्या हुआ? आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई वगैरह नहीं, नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से मतलब बैंकिंग चैनल थ्रू नहीं आता है, कैश से आता है, उस पे 8%। तो एक अमेंडमेंट आ गया है, अंडरस्टैंड कुणाल? यस सर। अगर बैंकिंग चैनल से आता है तो 6% लेना है और नॉन बैंकिंग चैनल है तो 8% लेना है 44 एडी में, ठीक है। और 44 एबी में भी इस साल एक अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पे टर्नओवर कौन सा है? 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टोटल कैश एक्सपेंस आपके टोटल बिजनेस पेमेंट के 5% ही है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और आपका टोटल कैश रिसिप्ट आपकी बिजनेस की टोटल रिसिप्ट की 5% है तो भी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आपकी टोटल कैश रिसिप्ट और टोटल कैश पेमेंट, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का 5% से कम है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी 1 करोड़ की जगह, ठीक है। ओके सर, ये अमेंडमेंट आ गया है। मैं समीर सर के बोल से इसमें करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। मेरी उनसे बात हो गई है, ये आपको करेक्ट प्रेजेंटेशन मिल जाएगा,
ठीक है। ओके ओके सर। तो ये अंडरस्टैंड आपको समझ में आया 5 करोड़ कब होगा टर्नओवर की लिमिट? हाँ सर। एक बार फिर से बताओ। नहीं सर, क्लियर है। तो टोटल रिसिप्ट कैसे कैलकुलेट होगी? बिजनेस की टोटल, यानी सर इसमें मैंने बैंक में से कैश विड्रॉ किए तो वो रिसिप्ट में आएगा कि नहीं ओके, आएगा? नहीं सर वो नहीं आएगा, कैश में नहीं है। बैंक में से मैंने कैश विड्रॉ किया है, इसके लिए आपको क्या कैश करना विड्रॉ किया पड़ेगा? नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है? आप कैश बुक या बैंक बुक 6%, लिखोगे तो आपको पता नहीं 6%, क्या? 6%, 6%। नहीं वो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ जो हमने 5% वाला क्राइटेरिया बोला ना, आवाज आ रही है सर। 44 ए भी समझ में आया प्रज्ञेश आपको? 44 AB में सर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो बताइए सर। वो दोनों समझ में आ गया है, ओके राइट। इसमें क्लियर करिए फिर से। जस्ट हेलो। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ सेक्शन 44 ए बी, आपके टर्नओवर की लिमिट है 1 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ की लिमिट सर, आप अब है, सर स्लाइड पे लिख रहे हो सर क्या आप? 1 मिनट, आ नहीं रही है। अब आ गए? हाँ, ये क्लियर कर दो सर। ओके। ठीक है। हाँ सर। सेक्शन 44 ए बी, ओके turnover limit is 5 crore if my total cash payment is up to 5% of total payment or cash receipt is up to 5% of total receipt, ठीक है। ओके तो मेरी टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी। 5 करोड़ तक मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? नहीं है। ये अमेंडमेंट ओके सर। इस साल से आया है। सो गवर्नमेंट ने ये ओके क्यों लाया है? टू रिड्यूस द कैश ट्रांजेक्शन। जैसे ही आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा करोगे, आप इनकम टैक्स से बच नहीं पाओगे, आपको वह दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैश ट्रांजेक्शन आप नहीं दिखाओगे तो भी आप इनकम टैक्स से बच जाओगे। तो गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजेक्शन रिड्यूस करने के लिए ये प्रोविजन डाली है। तो ये 5% ऑफ कैश पेमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। यानी कि सर जो हमने नेट बैंकिंग और आरटीजीएस से जो चेक से ट्रांजेक्शन किया उसके ऊपर ही करेंगे? नहीं, 5% ऑफ टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट कहां से आएगा? 5 करोड़ से ही आएगा सर। टोटल पेमेंट कहां से आएगा, मैं वो बोल रहा हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने कौन कौन से अकाउंट होते हैं? कैश बुक, बैंक बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अलग अलग लेजर। तो वो कहां से लेना है हमें? बैंक अगर अकाउंट से है सर। नहीं, अगर आप बैंक बुक और कैश बुक से देखोगे तो मैंने अगर बैंक से कैश विड्रॉ किए तो वो तो बैंक में भी इफेक्ट आएगी और कैश में भी इफेक्ट आएगी, राइट? वो तो कॉन्ट्रा हो जाएगा वो। तो कॉन्ट्रा हो गई, तो वो इसमें नहीं ओके आएगा क्योंकि वो कैश पेमेंट भी नहीं है और कैश रिसिप्ट भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ। तो आई हैव टू सी माई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, पेमेंट एंड रिसीव अकाउंट। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज वेल एज द बैंक, बोथ विल बी इंक्लूडेड, एंड क्लोजिंग बैलेंस में ओके भी कैश एज वेल एज बैंक, बोथ विल बी इंक्लूडेड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक है। नहीं आएगी। कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर डाउट है तो कल आप एक बार देख लेना बुक्स में। ओके, नहीं आएगी सर, कंफर्म नहीं आएगी। कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी। सो रिसिप्ट एंड नहीं पेमेंट आएगी। अकाउंट में जो आपकी टोटल रिसिप्ट हुई या फिर जो टोटल पेमेंट हुआ, उस
उसका टोटल पेमेंट या टोटल रिसिप्ट 5% से कम होना चाहिए अगर, तो आपके ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज कितनी लिमिट है, अदरवाइज लिमिट कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है। अदरवाइज आपको 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो ऑडिट कराना पड़ेगा। सर मानो कि किसी से बिजनेस किया और उस पार्टी ने हमको 50% कैश दिया और 50% उसने हमसे चेक से पेमेंट किया, या तो उसमें हम कैसे ले सकते हैं फिर? तो पहले तो आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो कोई प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट करवाना ही है, ठीक है। करवाना ही पड़ेगा। 5 करोड़ से ओके, ऊपर तो है, सर ये 5 करोड़ तो मतलब वो आ गया, 5 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और बिजनेसमैन है तो 44 एडी में जा सकते हैं, 8% या 6%। नहीं सर, मानो कि कस्टमर ने उसने 2 नंबर में बिजनेस किया और 2 नंबर का पैसा हमको विदाउट जीएसटी बिना दे दिया पैसा, तो उसमें कैसे सेटल कर सकते हैं उसको? तो वो 2 नंबर का पैसा तो कहीं पे आएगा ही नहीं ना, वो तो दिखेगा ही नहीं, कहाँ पे दिखाओगे आप? अच्छा, अगर नहीं आपने हमारे बैंक बुक्स में ऑफ अकाउंट्स में तो, क्या, हाँ हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको सेल किया है पूरा 100%, हाँ, ठीक है। तो और अगर आपने वो बिल पार्टी, बनाया, मान लो आपने बिल बनाया, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया तो 2 नंबर का हुआ ही नहीं ना। नहीं सर, हम तो सेल कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में तो सेल कर रहे हैं, सही है। ओके, हमने तो पूरा सेल किया है और पार्टी के पास प्रॉब्लम है कि वो 100% चेक से या कोई वो आरटीजीएस से हमें पेमेंट नहीं कर 50% सकते। कैश दे रही है, राइट? हाँ हाँ, तो वो उसके पास 2 नंबर का पैसा है, ठीक है। हाँ, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एडजस्ट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? देखो इनकम टैक्स में ऐसी एक प्रोविजन है, आपके ये मॉड्यूल में है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 269 एसटी करके एक सेक्शन है। एक दिन में ओके, आप एक दिन में आप 2 लाख या उससे ज्यादा, 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में किसी से ले नहीं सकते हो। अगर आपने एक दिन में किसी से भी 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में लिया तो यू विल बी पेनलाइज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इट इज अ वायोलेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप ले नहीं सकते। ओके। पेमेंट तो 10,000 की ही लिमिट है। वी हैव अंडरस्टैंड इन सेक्शन 40 ए सब सेक्शन 3, यस 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 यस, 10,000 की ही वो लिमिट है डिसअलाउ पेमेंट हो के लिए। जाएगा, डिसअलाउ हो तो सामने जाएगा। वाले को डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन 2 हाँ लाख हाँ, पर डे, पर इवेंट, पर पर्सन, ठीक है। ओके। पर डे, पर इवेंट और पर पर्सन। अगर 2 लाख से ज्यादा रिसिप्ट आई, 2 लाख या उससे ज्यादा, तो जो बंदा रिसिप्ट ले रहा है उसको भी पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। ओके मान लो कि ओके 1 लाख की रिसिप्ट ही आई तो इट इज अलाउेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो 1 लाख की ओके जो रिसिप्ट आई तो हम तो कैश रिसिप्ट दिखा देंगे, हमें हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने बिल बनाया है और बुक्स में दिखाया है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप 44 एडी में जा रहे हो तो वह 1 लाख की रिसिप्ट पे 8% लगेगा और बाकी लगेगा, के हाँ उसमें तो लगे। और बाकी के 1 लाख पे कितना लगेगा? 6%, क्योंकि वो बैंकिंग चैनल से 6% आया है, बैंकिंग अंडरस्टैंड। चैनल से आया है। और हाँ, अगर आप ऑडिट में हो तो वह कैश पोर्शन अगर 5% से ज्यादा हो गया टोटल कैश पेमेंट के तो ओके। 1 करोड़ की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। 1 करोड़ किलोमीटर, सही है सर। अदरवाइज 5 करोड़ की, ठीक है। ये सही, अमेंडमेंट इस साल से आया है, इसलिए आपके ये मॉड्यूल में अभी अमेंड नहीं हुआ है, ठीक है। ये अमेंड ओके मैं सर, करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये अंडरस्टैंड ये 3 सेक्शन, यस सर, डेफिनेटली क्लियर सर अभी। कुणाल अंडरस्टैंड? यस सर। So now we सर will बीच में start with थोड़ा the help of example. Illustration on audit applicability. टर्नओवर मेरा 40 लाख है, प्रॉफिट 2,75,000 है। सेक्शन 44 एडी में मैं जाऊंगा तो ऑडिट होगा कि नहीं होगा? इसमें सर ऑडिट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 50% नहीं है। सेक्शन 44 एडी है, सर एडी है ना, 8% आएगा सर, ये 8% है। 8% आएगा, ठीक है। हाँ, और अगर 8% डिजिटल आएगा विन इसमें। से आया होगा तो पूरा का पूरा मेरा 6%, 6%। 6%। तो पर 6% से ज्यादा प्रॉफिट है तो ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा। डिजिटल विन से आया है तो,
लेकिन यहाँ पे क्या तो लिखा है, नॉन डिजिटल मीन, तो ऑडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन यस इज दी सेक्शन 44 एडी, टर्नओवर इज 40 लाख, प्रॉफिट इज 2,75,000, एंटायर टर्नओवर इज अंडर डिजिटल मीन। तो कितना परसेंट चाहिए हमें? 6%। ओनली 6%। तो मेरा प्रॉफिट 6% से ज्यादा है, तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन इज दी सेक्शन 44 एडी, टर्नओवर इज 40 लाख, प्रॉफिट इज 2,85,000, 1.1% हुआ। 50% बाय डिजिटल मीन, 50% बाय नॉन डिजिटल मीन। अब कैलकुलेट करके बताओ ऑडिट होगा कि नहीं होगा? सर ऑडिट तो होगा, लेकिन 6% और 1% पे होगा। मेरा 40 लाख का टर्नओवर है, 20 लाख का मुझे कैश में मिला और 20 लाख का मुझे बैंक में मिला, तो ऑडिट होगा कि नहीं होगा? सर इसमें तो नहीं होगा फिर। 20 लाख पे हमें 1% लेना है और बाकी के 20 लाख पे 6% लेना है, ठीक है? 6% लेना है, तो हाँ। दोनों का टोटल मिला के आपने अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया उससे, तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? नहीं है, इसमें ऑडिट की जरूरत नहीं है, इसमें ऑडिट की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44 एडी, टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख, प्रॉफिट 8 लाख, ऑडिट रिक्वायर है या नहीं रिक्वायर है? मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर है और मैंने सिर्फ 5% ही प्रॉफिट दिखाया, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा या फिर नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा सर, पड़ेगा सर। करवाना पड़ेगा। राइट, ठीक है। लेकिन मेरे 1.5 करोड़ के टर्नओवर में मेरा पूरा का पूरा डिजिटल ही है, कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट जीरो है, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? डिजिटल है तो सर 6% करवाना पड़ेगा ना। मेरा पूरा का पूरा डिजिटल है 1.5 करोड़ के टर्नओवर में, हाँ, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? ये आ गया 5 करोड़ की लिमिट आ गई, डिजिटल है तो सर करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यू हाँ आर सर, डूइंग वो आ रॉन्ग। गई तो करवाना पड़ेगा। नहीं करवाना पड़ेगा ना। ऑडिट कौन सी सेक्शन में होता है? ओनली सेक्शन 44 एबी, ठीक है? 1.5 करोड़ का सर टर्नओवर है मेरा, 1.5 डिजिटल करोड़, में नहीं। ठीक है? पूरा का पूरा डिजिटल है, अच्छा, नो 1 कैश करोड़ के पेमेंट, ऊपर है तो। हाँ, नो कैश पेमेंट, नो कैश ओके, रिसीप्ट, ठीक है? तो मेरी लिमिट कौन सी ओके। हो जाएगी? 5 करोड़ की, और मेरा टर्नओवर सिर्फ 1.5 5 करोड़ ही करोड़ है, की तो ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। नहीं करवाना पड़ेगा, 5 करोड़ की लिमिट में नहीं करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज 2 करोड़ 10 लाख टर्नओवर, प्रॉफिट सर इज स्लाइड 18 चेंज लाख, वेदर ऑडिट रिक्वायर और नॉट? रिक्वायर है सर। क्यों? सर इसमें 2.10 करोड़ है और उसमें प्रॉफिट हुआ है 18 लाख, 44 एडी टर्नओवर कब हायर लगता देन है? 44 एडी कब लगता है? सॉरी 2 सर, करोड़ आवाज नहीं तक आई। ही वैलिड है 44 एडी। हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा हुआ मतलब 44 एडी से बाहर आप, ठीक है? ओके। तो 44 एडी से बाहर आए तो आपको क्या चेक करना है? उसके बाद 44 एबी चेक करना है, ठीक है? और 44 एबी में कौन सी लिमिट है? 5 करोड़ और 1 करोड़। और उसके 1 बाद करोड़ क्राइटेरिया क्या चेक करना है? 5% ऑफ कैश पेमेंट, 5% ऑफ कैश रिसीप्ट, ठीक है? ओके। आई होप प्रज्ञेश इट इज क्लियर, और आर यू कंफ्यूज? यस सर, यस सर। नहीं नहीं सर, क्लियर है। कुणाल क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 44 एडीए, 20 लाख का टर्नओवर है और 11 लाख इनकम दिखाई है। 44 एडीए में कितना प्रॉफिट दिखाना है हमें? ओनली 50%, 50%, ठीक है? 50%। तो 50% से ज्यादा इनकम दिखा दी, ऑडिट नो रिक्वायरमेंट। 20 नो लाख का रिक्वायर, प्रॉफिट और 9 लाख का प्रॉफिट ही दिखाया, 50% से कम दिखाया, ऑडिट करवाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है सर। ठीक है? तो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर नाउ। क्लियर सर, क्लियर। आगे चले? सर सर अब बाकी का कॉल कर लेते हैं। हाँ, कल 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 मैं लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। आप लास्ट में नहीं थे ना शायद? नहीं, कल मैं नहीं था। कल नहीं थे ना? हाँ सर। ओके, मैं लास्ट वाला आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है?
इनकम के 5 हेड आपको मालूम है ना? पहला हाँ सर। सैलरी इनकम, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी बिजनेस इनकम, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा अदर सोर्सेज। तो सैलरी में अदर हमने सोर्स। एचआरए पढ़ा था। एचआरए की ओके सर। कंडीशन है एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। If you are living in a metro city, then 50% of basic salary, otherwise 40% of basic salary. And actual HRA, इन तीनों में से जो भी लॉस लेस होगा वो हमें एग्जम्पशन मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। ओके। मिला, मुझे HRA 12,000 का मिला, तो मुझे 12,000 में से कितना एग्जम्पशन मिलेगा? एग्जम्पशन का मतलब पता है? यानी कि सर मेरे को इनकम टैक्स में बाद मिलेगा। इनकम टैक्स उस पर लगेगा ही नहीं, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 12,000 का मुझे एचआरए मिला, तो उसमें से कितना एग्जम्पशन मिलेगा? नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल, नॉन राइट? टैक्सेबल। तो इसका मैंने एग्जांपल, ओके। क्योंकि कुणाल ने बोला था एक एग्जांपल करना है, तो मैं एक हाँ एग्जांपल सर। आपको करवा देता हूँ इसका, ठीक है? हाँ। कैलकुलेट द एचआरए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज्यूमिंग द पर्सन इज इन मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी है तो 50% लगेगा, ठीक है? बेसिक सैलरी 4 ओके लाख, सर। एक्चुअल रेंट पेड ओके 1,08,000, एक्चुअल एचआरए 1,40,000। तो पहली कंडीशन क्या है? सर इसमें रेंट, सर इसमें रेंट हम कितना मैक्सिमम बता सकते हैं? एक्चुअल रेंट, हाँ, एक्चुअल रेंट की मैक्सिमम कितना बता सकते हैं? कोई रेंट की लिमिट नहीं है कि कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा, उसमें से जो कम आएगा उतना एग्जम्पशन मिलेगा। नहीं नहीं सर, जैसे कि 5 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो कितनी लिमिट, 8,000 के ऊपर मंथली हो तो उसको 5 नंबर और एग्रीमेंट चाहिए? नहीं, वो रेंट एग्रीमेंट, आपने जो भी रेंट पे किया है उसका प्रूफ तो आपका एम्प्लॉयर मांगेगा ही, ठीक है? अगर आपने रेंट पे किया है तो उसको टीडीएस की लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको उसको रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट देनी ही पड़ेगी, ठीक है? ओके। नहीं तो सर, अगर यहाँ, मानो कि उसका 8,000 के नीचे है, मानो कि कोई है ना सर ऐसा सेक्शन की हाँ, आठ वो हजार के आपका ऊपर। एम्प्लॉयर आपको 5 नंबर नहीं मांगेगा अगर 1 लाख से कम रेंट आप ओवरऑल पे करते हो तो, ठीक है? हाँ वो वही 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 सर वही। तो आपकी ठीक है सर। बेसिक सैलरी हो गई 4 लाख रुपया, एक्चुअल रेंट हो ओके। गया 1,08,000, एचआरए हो हम्म। गया 1,40,000। पहली कंडीशन क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड कितना है? 1,08,000। 1,08,000। 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है? 4 लाख, 4 लाख। 40,000। तो आंसर क्या आ गया? 68,000। नेक्स्ट ओके। कंडीशन इज if metro city then 50%, otherwise 40% of basic salary. So it is metro ओके। city, so 50% of ओके basic 50%। salary is 2 lakh, 2 right? lakhs। So next answer is 2 lakh, and third one is actual HRA. Actual HRA is 1,40,000. So whichever is less will be exempted. So what is less? 68। 68,000. So out of ओके। this 1,40,000, my exemption is 68,000. Remaining will be taxable. Kunal, टैक्सेबल। understand? कुणाल, यस सर। तुमने बोला था ना कि इसका एग्जाम्पल करना है हमें। यस सर, मैंने बोला था, मुझे याद है सर। ओके, और हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, लेकिन वो कल देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और प्रज्ञेश, आपको नहीं पता है ना हाउस प्रॉपर्टी के, पता है? सर थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये मेरे को एक बार वीडियो दे देंगे तो मैं रिफर कर लूंगा बाद में, अगर समझ नहीं आता तो आपको बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाय बाय। बता दो ना सर, अभी इसका थोड़ा हल्का बता दो सर, अभी दिखाया है तो। बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और ओके सर। सैलरी के इनकम में एक चीज और है कि आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। और ओके। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है पूरे साल की, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी 4,50,000 हो जाएगी। 50,000 अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको ओके सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 या एक्चुअल सैलरी। मेरी सैलरी सिर्फ 40,000 ही है, मैंने 1 महीना ही काम किया तो मुझे 40,000 ही ओके। सैलरी मिली। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 40,000। अंडरस्टैंड? 40,000। ये हो गया है प्रज्ञेश, लेकिन आप नहीं थे शायद उस टाइम। हाँ नहीं थे सर इसलिए। अब हाउस प्रॉपर्टी, तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे रखी है, लैंड या फिर बिल्डिंग, तो उस पे जो भी इनकम आती है, वेदर इट इज अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी,
I have to pay the tax under the head income from house property. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, ओके वो कैलकुलेट कैसे होगी? तो आप जो भी आपका रेंट होगा उसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम मान लेंगे, ठीक है। एक Okay. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की भी कुछ मेथड है, लेकिन अभी तक के लिए हम बेसिक के लिए मैंने जो भी रेंट रिसीव किया पूरे साल का, मैंने 12 लाख रेंट रिसीव किया, तो 12 लाख को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे 1 लाख का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, तो 12 लाख का मेरा रेंट हो गया। 1 लाख का मैंने खर्चा किया म्यूनिसिपल टैक्स का, तो कितना हो गया? 11 लाख। वो 11 लाख पे फ्लैट 30% हमें गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल Okay. वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के 30% हमें डिडक्शन मिलेगा, और उसके Okay. बाद हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो भी हमने बैंक से लोन ले रखी है उस प्रॉपर्टी पे, उस पे हमने Okay. इंटरेस्ट पे किया है, वो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, और जो नेट आंसर आता है वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। अंडरस्टैंड? क्लियर? क्लियर क्लियर सर। ओके, इसका एग्जांपल भी है, वो हम उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, बाय थैंक यू बाय। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मेरे को वीडियो कॉल का दे देना थोड़ा, मैं रिफर कर लूंगा फिर से। ओके ओके ओके। ओके सर, थैंक यू।